अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फाइबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को डिस्कस करेंगे। अभी तक की जो हमारी डिस्कशन रही है वो ज़्यादातर एक्सियल लोडिंग के हवाले से रही है, यानी कि फाइबर्स को या यार्न्स को अगर एक्सियली लोड किया जाए तो जो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स वगैरह डेवलप होती हैं उनको हमने ज़्यादातर डिस्कस किया है। लेकिन प्रैक्टिकली फाइबर्स के ऊपर या यार्न्स के ऊपर या फैब्रिक्स के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि बेंडिंग और ट्विस्टिंग है, जिसमें कि मुख्तलिफ डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही होती हैं। तो जो फाइबर्स होते हैं उनका बेंडिंग और ट्विस्टिंग का जो बिहेवियर है वो यार्न के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है और वो फैब्रिक की ड्रेप और हैंडल की प्रॉपर्टीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरीके से जो फैब्रिक की क्रीज़ रिकवरी होती है उसके ऊपर भी फाइबर की जो बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि फाइबर की जो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है वो रिकवरी फ्रॉम क्रीज़ के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करती है। इसी तरीके से जो ट्विस्टिंग और बेंडिंग है फाइबर्स का बिहेवियर, वो फाइबर्स की अरेंजमेंट जो यार्न के अंदर होती है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर यार्न का बिहेवियर या यार्न की प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी तो उसके हिसाब से फिर उससे बनने वाली प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। फिर इसी तरीके से अगर एक ट्विस्टेड यार्न हो और उसके ऊपर टेंशन अप्लाई की जाए तो उस ट्विस्टेड यार्न के ऊपर ट्विस्ट की वजह से ट्रांसवर्स कंप्रेसिव फोर्सेस भी डेवलप होती हैं, जो कि फोर्सेस के डायरेक्शनल इफ़ेक्ट्स में आती हैं। तो जो नॉर्मल वियर होता है क्लोथिंग का या गारमेंट्स का, उसके ऊपर बेंडिंग स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ जो फाइबर्स की होती है वो फिर प्रैक्टिकल रेलेवेंस रखती है। और हम देखेंगे इस डिस्कशन में कि फ़ाइबर्स की जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है वो बेसिकली सबसे अहम होती है, जो कि ये डिटरमिन कर रही होती है कि फैब्रिक की हैंडल फैब्रिक की फील कैसी होगी। तो बेंडिंग ऑफ फाइबर्स के हवाले से जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है इसको हम रेजिस्टेंस टू स्टिफनेस यानी कि बेंडिंग स्टिफनेस भी कहते हैं। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को बेंडिंग स्टिफनेस भी कहते हैं और इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि इट इज़ अ कपल रिक्वायर्ड टू बेंड द फाइबर टू यूनिट कर्वेचर, कि यानी कि ये फोर्सेस का वो कपल है जो कि फाइबर को चाहिए एक यूनिट कर्वेचर तक बेंड करने के लिए। और कपल क्या होता है वही लो कि कपल इज़ पैरेलल फोर्सेस equal in magnitude but opposite in direction and displaced by a perpendicular distance. तो flexural rigidity is couple required to bend the fiber to unit curvature. अब ये जो flexural rigidity है it can be calculated in terms of other fiber properties, के इसको अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो फाइबर की दूसरी प्रॉपर्टीज़ को के हवाले से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब इसकी डेरिवेशन या इसका फार्मूला अगर हम देखें तो उसमें अगर ये हमारे पास एक फ़ाइबर हो, इस फाइबर को हमने अभी कहा कि अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, इतनी फोर्स अप्लाई करें कि जो फाइबर है वो यूनिट कर्वेचर तक अगर बेंड हो जाए, तो दैट मीन्स कि हमने हमारे पास अगर फाइबर हो तो हमने उसको बेंड करना है ताकि वो तो उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हम फाइंड कर सकें। अब ये जो फिगर यहाँ पे नज़र आ रही है इसमें ये फाइबर का एक पोर्शन है जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये फार्मूला डिराइव करने के लिए चूँकि हमें कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत है, उसके लिए हमने ये जो फाइबर की थिकनेस है जो यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन की सूरत है, इस फाइबर की थिकनेस को हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लिया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये एक बॉटम लाइन है फाइबर की, एक टॉप लाइन है फाइबर की, इसको हमने थोड़ा मैग्नीफाई किया तो ये बॉटम लाइन है और ये टॉप लाइन है फाइबर की।
और ये इतनी फाइबर की एक लेंथ है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज वी हैव अ स्पेसिमन ऑफ लेंथ एल। सपोज कि हमारे पास एक फाइबर है जिसकी लेंथ एल है, बेंट थ्रू एन एंगल थीटा, और इस फाइबर की लेंथ को हमने एंगल थीटा के साथ बेंड किया टू अ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और उस कर्वेचर, उस जो कर्वेचर उससे बनी उसका जो रेडियस था वो आर था। यानी कि ये अगर कर्वेचर है, फाइबर को बेंड किया, ये कर्वेचर बनी, ये कर्वेचर जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का रेडियस आर है और उसका सेंटर ये पॉइंट है, और जो एंगल थीटा है वो इस सेंटर के साथ इस कर्वेचर का एंगल है। द आउटर लेयर ऑफ द फाइबर विल बी एक्सटेंडेड एंड इट्स इनर लेयर विल बी कंप्रेस्ड। तो जब हम फाइबर को बेंड करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आउटर सरफेस है फाइबर की वो अंडर टेंशन है, जबकि जो इनर सरफेस ऑफ द फाइबर है वो अंडर कंप्रेशन है। तो यहाँ पे दो अलग-अलग जो फोर्सेस हैं वो लग रही हैं। तो जो टॉप सरफेस है वो टेंशन में है। टेंशन में होने का मतलब ये होता है कि हमने देखा था, हमने डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स में की है, जब किसी मटेरियल के ऊपर टेंशन अप्लाई की जाती है तो उसकी टेंशन टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो इस जगह पे भी हम देखें तो फाइबर के अगर टॉप सरफेस या आउटर सरफेस अगर अंडर टेंशन है तो ये टेंशन विल टेंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द फाइबर। और इसी तरीके से हमने देखा था कि जो कंप्रेसिव फोर्स होती है या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती हैं, तो जब कंप्रेसिव फोर्स किसी के ऊपर लगाई जाती है, कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया जाता है किसी मटेरियल के ऊपर, तो इट टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ दैट मटेरियल। तो अगर बॉटम की जो लोअर इनर पार्ट है उसके ऊपर अगर कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं तो दैट मीन्स कि इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है, उसमें टेंडेंसी है डिक्रीज़ होने की। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ द एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन, और इस एक्सटेंशन और कंप्रेशन के रिज़ल्ट के तौर पे स्ट्रेसेस विल बी सेटअप, फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस सेटअप होंगी दैट गिव एन इंटरनल कपल टू बैलेंस द अप्लाइड कपल। तो ये जो अप्लाइड कपल है, क्योंकि हम फाइबर को यहाँ से बेंड कर रहे हैं और इस एंड पे इधर से बेंड कर रहे हैं, तो जो हमने कपल अप्लाई किया इस कपल को काउंटर करने के लिए फाइबर के अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो एक इंटरनल कपल देंगी। अब ये फाइबर की ज्योमेट्री अच्छे तरीके से समझ लेने के बाद, तो ये फाइबर है और इस फाइबर का ये थिकनेस मैग्नीफाइड इसकी एक थिकनेस है, जिसमें कि फाइबर का सेंटर ये लाइन है, और इस फाइबर की इतनी लेंथ को हमने इधर से दोनों एंड से बेंड करके बेंड किया है, और ये रेडियस आर इस कर्वेचर का रेडियस है, यानी कि जिस सर्कल का ये पार्ट है उसका रेडियस है, और थीटा एंगल है सेंटर के ऊपर इस कर्वेचर का। अब हमें जो कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का फार्मूला डिराइव करना है, तो इस फाइबर की जो पोर्शन जो लेंथ हमने कंसिडर की है इसमें हम एक डेल्टा ए एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज करते हैं फाइबर के अंदर न्यूट्रल। ये जो एक और बात यहाँ पर डिस्कस कर लें कि आउटर सरफेस चूँकि टेंशन में है और जो इनर सरफेस है वो कंप्रेशन में है, तो इसका मतलब ये है कि टेंशन से यहाँ पे टेंशन है और ये आहिस्ता आहिस्ता टेंशन कम होते हुए ये पॉइंट, ये सेंटर लाइन आती है, इस सेंटर लाइन की लेंथ में कोई इंक्रीज़ नहीं होता, यानी कि जो पार्ट फाइबर का टेंशन में है उसकी लेंथ इंक्रीज़ करने की कोशिश होगी, और जो फाइबर का पार्ट यानी कि बॉटम पार्ट कंप्रेशन में है उसकी डिक्रीज इन लेंथ होगी। लेकिन इसका जो न्यूट्रल प्लेन है जहाँ पे कोई स्ट्रेस वगैरह एक्ट नहीं कर रही, उसकी लेंथ में कोई इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये फाइबर की थिकनेस के अलोंग न्यूट्रल प्लेन है। तो हमें फाइबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फाइबर प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिराइव करनी है मैथमेटिकली, और ये जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है उसका फार्मूला है, ये सामने नज़र आ रहा है कि 1/4 पाई ईटा यंग्स मॉडुलस स्पेसिफिक मॉडुलस लीनियर डेंसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। हम अभी देखते हैं कि ये फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं और इस फार्मूले और ये फाइबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर ये फार्मूला डिपेंडेंट है।
तो हमने यहाँ पे सपोज़ किया कि न्यूट्रल प्लेन से ऊपर ये एक एरिया है जिसका एरिया डेल्टा ए है, जिसको इस एरो से शो किया गया है, और ये डेल्टा ए एरिया फाइबर के जितने पोर्शन का है वो इन दो लाइंस के दरमियान अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द फाइबर डिनोट किया गया है। और ये जो डेल्टा ए एरिया है फाइबर का, ये इस न्यूट्रल प्लेन से जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है, जिसके ऊपर स्ट्रेसेस नहीं है या जिसकी लेंथ में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रहा टेंशन या कंप्रेशन की वजह से, उससे ये वाला एरिया डेल्टा ए एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। और जब इसके ऊपर बेंडिंग फोर्स अप्लाई की गई तो इस एक्सेस के अलोंग, तो न्यूट्रल प्लेन के साथ जो एक्सेस है ये वाला, इस एक्सेस के साथ जो एंगल बनता है वो इसका थीटा बनता है, और यही एंगल थीटा जो है वो यहाँ पे है। चूँकि ये एक लाइन है और इस एक लाइन को ये दो पैरेलल लाइंस जो कट कर रही हैं, तो पैरेलल लाइंस के दरमियान ये जो एंगल बनते हैं वो सेम होते हैं, तो जो एंगल यहाँ पे है वही यहाँ पे। तो अब हमने इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का फार्मूला डिराइव करना है। तो हमने जो एरिया सपोज किया है वो चूँकि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, और ऊपर जो एरिया है वो टेंशन में है, और टेंशन में जब हम मटेरियल के ऊपर टेंशन अप्लाई करते हैं तब वो उसकी लेंथ में टेंड्स टू इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ दैट मटेरियल। अब अगर इस एरिया डेल्टा ए की लेंथ में इंक्रीज़ होगी तो उस इंक्रीज़ को अगर हम एक्स थीटा कहें, एक्स थीटा कैसे, कि हमें पता है स्कूल के मैथमेटिक्स से कि जो आर की लेंथ होती है, जिसको यहाँ पे इस डायग्राम में एस से डिनोट किया गया है, इसके दरमियान और रेडियस आर के दरमियान और एंगल थीटे के दरमियान जो रिलेशन होता है वो एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। बिल्कुल यही वाला रिलेशन अप्लाई करते हुए यहाँ पे अगर हम देखें कि इस पॉइंट पे अगर टेंशन की वजह से इस एरिया की इंक्रीज़ इन लेंथ हो रही है, तो वो इंक्रीज़ इन लेंथ भी जो है वो कर्वेचर को ही फॉलो करेगी। यानी अगर वो इंक्रीज़ इन लेंथ हमने फाइंड करनी है तो एक्चुअली हमने इसी कर्वेचर का एक पार्ट फाइंड करना है। तो वो कर्वेचर जो है इलोंगेशन की, अगर वो हमने फाइंड करनी है तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ जो कि ये रेडियस है, और फिर थीटा एंगल के साथ जो यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम अगर इलोंगेशन को फाइंड करें, वो वाली इनको इलोंगेशन जो इस डेल्टा ए एरिया के ऊपर अप्लाई हो रही है, वो एक्सटेंशन इज़ इक्वल टू एक्स थीटा, यानी कि एक्स ये रेडियस, जैसा कि यहाँ पे ये रेडियस है, और थीटा ये वाला एंगल या ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो इलोंगेशन है जिसको हमने कहा कि ये डेल्टा ए एरिया की इलोंगेशन इज़ इक्वल टू एक्स थीटा। अब इसमें अगर हम थीटे को रिप्लेस करें, ये भी थीटा है और ये थीटा इज़ इक्वल टू एल बाई आर। तो इस थीटे की वैल्यू को अगर रिप्लेस करें तो ये इलोंगेशन एक्स एल बाई आर आ जाती है हमारे पास। ये चूँकि ये डेरिवेशन मैंने आपके लिए आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कागज़ पे करके उसका इमेज यहाँ पे पोस्ट किया है, ताकि हम स्टेप वाइज चलें और आपको इजीली अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो हमें पता है कि स्ट्रेस जो है वो इलोंगेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ होती है। तो इलोंगेशन यहाँ पे हमने अभी देखी कि एक्स एल बाई आर है, और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ एल थी। तो दो जो डिवीजन में एल है वो ऊपर जो एल था उसके साथ कैंसिल हो गया, और जो हमारे पास बाकी टर्म बची वो है एक्स डिवाइडेड बाई आर। उसके बाद ये तो हमने निकाल ली स्ट्रेन जो कि इस डेल्टा ए एरिया के अंदर है। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेस निकालेंगे। स्ट्रेस हमें पता है कि टेंशन या फोर्स डिवाइडेड बाई, और जो फोर्स इस एरिया पे लग रही है, हमने कहा कि वो इस एरिया पे टेंशन अप्लाई हो रही है, तो हमने इसको टेंशन कह दिया और टी से डिनोट कर दिया। तो ये जो स्ट्रेस है वो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होती है। फोर्स यहाँ पे टेंशन है और एरिया यहाँ पे डेल्टा ए हमने इस रीजन का कंसिडर किया हुआ है। अब इसके बाद हमें फार्मूला भी पता है कि स्ट्रेस जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो यंग्स मॉडुलस होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो इनकी वैल्यूज़ पुट करें, टेंशन डिवाइडेड बाई डेल्टा ए यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से हमने टेंशन की वैल्यू निकाल ली
इसको रीअरेंज किया तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई आर, ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए मोमेंट अबाउट एन एक्सिस इन द न्यूट्रल प्लेन, जो है कि जो न्यूट्रल प्लेन था उस प्लेन के साथ जो एक्सिस था उसके साथ जो मोमेंट है वो हमने फाइंड करना है। तो मोमेंट जो है वो हमें पता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस होकर जो फोर्स अप्लाई हो रही है प्लस जितने डिस्टेंस के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रही है, वो अगर टर्निंग इफेक्ट दे रही है तो जिस पॉइंट के अगेंस्ट अराउंड वो टर्निंग इफेक्ट दे रही है उस तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द फोर्स आ जाता है। फोर्स अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये टेंशन है हमारे पास जो यहाँ हमने निकाली, और जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्स एज्यूम किया हुआ है। तो दैट मीन्स कि अगर इस फोर्स को इस एक्स डिस्टेंस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मोमेंट आ जाएगा। अब ये वाला जो मोमेंट है वो इस एरिया डेल्टा ए एरिया का है, लेकिन हमें जो मोमेंट चाहिए वो इस सारे फाइबर के ऊपर चाहिए। तो हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, ये इसका समेशन ले लें, तो हमारे पास टोटल इंटरनल कपल आ जाएगा जो कि जिसमें फिर ई डिवाइडेड बाई आर और इस टर्म के को का हम समेशन ले लेते हैं। अब हमें पता है कि डेल्टा ए एरिया को अगर सम करें तो टोटल एरिया, यानी कि ये डेल्टा ए एरिया हमने एज्यूम किया था, अगर इसका समेशन ले लें तो ये ओवरऑल एरिया बन जाएगा। तो ओवरऑल एरिया हमारे पास उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो जब इसको ए से डिनोट किया तो टोटल इंटरनल कपल हमारे पास जो आया वो ई डिवाइडेड बाई आर, और समेशन डेल्टा ए को हमने ए कह दिया, और बाकी जो समेशन एक्स स्क्वायर बचा उसको हमने समेशन एक्स स्क्वायर, इसको हमने समेशन डेल्टा ए और समेशन डिवाइडेड बाई समेशन डेल्टा ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब यहाँ से हमने एक और कांस्टेंट जो है वो एक और टर्म डिफाइन कर ली जिसको हमने के स्क्वायर कहा, कि समेशन एक्स स्क्वायर डेल्टा ए ओवर समेशन डेल्टा ए, इसको हमने के स्क्वायर कह दिया। अब ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो टोटल इंटरनल कपल आया वो यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया, और ये के स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाई आर जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल कपल आ गया यहाँ से। अब जो के स्क्वायर है उसको हम फाइबर की जो शेप फैक्टर है उसके साथ इस फार्मूले के ज़रिए से रिलेट कर सकते हैं कि के स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/4 पाई ईटा ए। ए अगेन क्रॉस जो एरिया ऑफ द फाइबर है, और जो ईटा है ये शेप फैक्टर है, फाइबर की शेप फैक्टर है, जो आगे जाके हम अभी डिस्कस करेंगे कि शेप फैक्टर क्या है। तो ये जो के स्क्वायर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था इसको हम शेप फैक्टर के साथ और फाइबर के एरिया के साथ इस इक्वेशन के ज़रिए से रिलेट कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ, के स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ अभी देखी, लेकिन इसी इक्वेशन में जो ए है या फिर इस इक्वेशन में जो ए है इसको हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फाइबर का जो एरिया है दैट इज़ इक्वल टू फाइबर की लीनियर डेंसिटी डिवाइडेड बाई नॉर्मल डेंसिटी ऑफ द फाइबर। और ये इक्वेशन हम जानते हैं कि जो एरिया है वो लीनियर डेंसिटी का यूनिट मैस पर लेंथ होता है, तो मैस किलोग्राम और लेंथ मीटर। इसी तरीके से जो डेंसिटी है वो केजी पर क्यूबिक मीटर है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास स्क्वायर मीटर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइबर का एरिया है वो फाइबर के लीनियर डेंसिटी डिवाइडेड बाई नॉर्मल डेंसिटी के इक्वल है। तो जो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रो इज़ द डेंसिटी एंड सी इज़ द लीनियर डेंसिटी ऑफ द फिलामेंट। और इसी तरीके से यंग्स मॉडुलस को हम स्पेसिफिक यंग्स मॉडुलस या स्पेसिफिक मॉडुलस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर मॉडुलस को डेंसिटी ऑफ द मटेरियल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो स्पेसिफिक मॉडुलस की आती है। यानी कि जो नॉर्मल हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है उस यंग्स मॉडुलस को हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम स्पेसिफिक मॉडुलस कहते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो हमने यहाँ पे देखी, एरिया की वैल्यू जो यहाँ पे है, और के स्क्वायर की वैल्यू
जो यहाँ पे हमने देखी, इन तीनों वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो हमारे पास टोटल इंटरनल कपल इस फॉर्म में आता है। इसको अगर रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने के पास जो टोटल कपल है वो हमारे पास 1/4 पाई स्पेसिफिक मॉडुलस, शेप फैक्टर, लीनियर डेंसिटी का स्क्वायर और रो। क्योंकि यहाँ पे 2 दफ़ा लीनियर डेंसिटी आ रही है तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो यानी कि डेंसिटी ऑफ द फाइबर। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल कपल आया वो ये आया। अब ये टोटल कपल जो है यही फाइबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, यानी कि जो इंटरनल कपल डेवलप होता है वो इसी को काउंटर करने के लिए होता है, और उसको हम फाइबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या बेंडिंग स्टिफनेस या फाइबर की रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, के फाइबर को अगर बेंड करें तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इस फार्मूले को हम देखें तो इसमें हमने देखा कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द फाइबर इन टर्म्स ऑफ अदर फाइबर प्रॉपर्टीज़ इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। तो अब हमने फाइबर की जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है या बेंडिंग स्टिफनेस है वो फाइबर की अदर प्रॉपर्टीज़ की टर्म्स में हमने यहाँ पे डिराइव कर ली है कि फाइबर की जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि फाइबर की लीनियर डेंसिटी है, फाइबर की डेंसिटी है, फाइबर का स्पेसिफिक मॉडुलस है, फाइबर का शेप फैक्टर है, तो इन अदर फाइबर प्रॉपर्टीज़ की टर्म्स में हमने फाइबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है वो डिफ़ाइन कर ली या डिराइव कर ली है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो शेप फैक्टर है उसके ऊपर भी फाइबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी डिपेंड कर रही है। तो द शेप फैक्टर बिकम्स ग्रेटर एंड द रिजिडिटी बिकम्स रिजिडिटी इंक्रीजेस द मोर डिस्टेंस द मटेरियल इज़ फ्रॉम द सेंटर। के जैसे जैसे जो शेप फैक्टर है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे रिजिडिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि शेप फैक्टर होता क्या है। शेप फैक्टर जो फाइबर का होता है उसको हम डिफ़ाइन इस तरीके से करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल शेप, कि जो फाइबर की हमारे पास क्रॉस सेक्शनल शेप है उसका पेरीमीटर डिवाइडेड बाई उतने ही एरिया का अगर हम सर्कल लें, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास फाइबर का है उतने ही एरिया का अगर हम एक परफेक्ट सर्कल लें तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उस रेशो को शेप फैक्टर कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फ़ाइबर है जो कि है ही सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, तो इट मीन्स कि उसका जो पेरीमीटर ऑफ द उस फाइबर की क्रॉस सेक्शनल शेप का जो पेरीमीटर है यानी कि वो सर्कुलर है, उसका जो पेरीमीटर है वो, और चूँकि वो नीचे भी वही आएगा तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो इसका मतलब है कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे पास जो शेप फैक्टर है वो 1 आता है। इससे जो डेविएशन होगी उसके डेविएशन के हिसाब से शेप फैक्टर की वैल्यू 1 से कम या 1 से ज़्यादा हो जाती है। तो शेप फैक्टर के इंक्रीज़ करने से जो रिजिडिटी है फाइबर की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। विद एन एसिमेट्रिकल शेप देयर मे बी अ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग। इन प्रैक्टिस द फाइबर्स विल यूजुअली ट्विस्ट सो एज टू बेंड अबाउट द ईजीएस्ट डायरेक्शन। यानी कि अगर फाइबर की जो शेप है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है और उसको हम बेंड करें तो उस पर अगर एलिप्टिकल शेप है तो इस एलिप्टिकल शेप की वजह से फाइबर जो बेंड होगा वो जिस डायरेक्शन में उसकी बेंडिंग इजी है, अगर उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करें या बेंड करने की कोशिश करें तो जिस डायरेक्शन में उसकी बेंडिंग इजी है उस डायरेक्शन में वो बेंड होगा। अब ये रिलेशन जो है वो ये शो करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फाइबर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी है जो फाइबर की वो या रेजिस्टेंस टू जो बेंडिंग है वो शेप के ऊपर डिपेंड करती है, टेंसाइल मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करती है और इसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी थिकनेस यानी कि लीनियर डेंसिटी यानी कि काउंट या उसकी जो लीनियर डेंसिटी है फाइबर की उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखते हुए थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करें कि किस फैक्टर का इन्फ्लुएंस फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के ऊपर ज़्यादा होता है, तो अगर हम देखें तो जो डेंसिटीज़ होती हैं वो ऑर्डिनरी टेक्सटाइल फाइबर्स की जो है वो 1.1 से लेकर 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक जो है ना वो रेंज कर रही होती हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेंसिटी होती है, इस डेंसिटी इफेक्ट जो फाइबर की डेंसिटी होती है उसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता
फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द फाइबर के ऊपर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है मॉडुलस। तो मॉडुलस जो है वो फाइबर का 200 न्यूटन पर टेक्स से लेके 10 न्यूटन या 2 न्यूटन पर टेक्स तक वेरी करता है। 200 न्यूटन पर टेक्स हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स के लिए, यानी कि हाई मॉडुलस फाइबर जो हाई मॉडुलस फाइबर्स कहते हैं उनको, जिनका मॉडुलस हाई हो, स्ट्रेंथ हाई हो, स्टिफनेस ज़्यादा हो। और पॉलिएस्टर फाइबर का 10 न्यूटन पर टेक्स के अराउंड होता है, और जो वूल फाइबर है उसका 2 न्यूटन पर टेक्स के अराउंड होता है। तो इसके बाद जो हमारे पास शेप फैक्टर है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, शेप फैक्टर की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और यहाँ पे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये स्पेसिफिक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की वैल्यूज़ हैं, ये आगे जाके अभी हम डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है। वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से ही हम निकालते हैं। लेकिन अगर इस टेबल की में वैल्यूज़ को देखें तो हम देखते हैं कि जो शेप फैक्टर है वो एसीटेट फाइबर्स का इस टेबल में जो दिया हुआ है वो एसीटेट फाइबर्स का सबसे कम है 0.67, और सिल्क का उससे भी कम है। लेकिन जो एसीटेट फाइबर्स हैं उनकी स्पेसिफिक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी सबसे कम है, यानी कि 0.8। तो हम कह सकते हैं कि जो एसीटेट फाइबर्स हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन जो ग्लास फाइबर है उनका शेप फैक्टर भी 1 है, यानी कि ग्लास फाइबर जो है हम जब बनाते हैं तो वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के होते हैं। तो सर्कुलर फाइबर का अगर क्रॉस सेक्शन हो तो उसका जो शेप फैक्टर है वो 1 होता है। तो उसकी जो रिजिडिटी है वो 0.89, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्लास फाइबर की रिजिडिटी है, कि वो सबसे ज़्यादा जो स्टिफर फाइबर हैं इस टेबल में वो ग्लास फाइबर्स हैं। अब अगर हम देखें इन सारे के सारे फाइबर की प्रॉपर्टीज़, चाहे वो शेप फैक्टर हो, वो मॉडुलस हो, या वो डेंसिटी हो, इन सब की निस्बत जो लीनियर डेंसिटी है वो स्क्वेयर्ड टर्म है उसकी। दैट मीन्स के जो लीनियर डेंसिटी है फाइबर की उसका जो इन्फ्लुएंस है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के ऊपर वो बाकियों की निस्बत काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। तो दैट मीन्स कि अगर हमने यान या उससे बनने वाले फैब्रिक या क्लोथिंग या गारमेंट्स की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को सेलेक्ट करना हो, डिसाइड करना हो, तो जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो होगा लीनियर डेंसिटी ऑफ द फाइबर, के फाइबर कितना थिन या कितना थिक है, उसकी लीनियर डेंसिटी यानी कि क्या है। तो दैट मीन्स कि हमने फाइबर को कितना कोर्सर है कितना फाइनर है ये डिसाइड करेगा कि फ़ाइबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है वो क्या होगी। प्रैक्टिस में जो लीनियर डेंसिटी है फाइबर की वो 0.01 टैक्स से लेके 1 टैक्स या फिर हायर जो है, इससे हायर वो इस रेंज में आती है। इन ऑर्डर टू कंपेयर मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फाइबर्स इट इज़ कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइननेस ऑफ द फाइबर। अब चूँकि ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी फाइबर की लीनियर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और फाइबर्स डिफरेंट किस्म की लीनियर डेंसिटीज़ में आते हैं, उनकी फाइननेस या कोर्सनेस डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये वेरिएबल मौजूद है हमने डिफरेंट फाइबर्स की फ्लेक्सुरल रिजिडिटीज़ को या बेंडिंग स्टिफनेस को कंपेयर करना हो तो इस वेरिएबल की मौजूदगी में हम कर नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंट फाइबर्स होंगे, डिफरेंट लीनियर डेंसिटीज़ होंगी। तो जब ये डिफरेंट लीनियर डेंसिटीज़ होंगी तो हम डिफरेंट लीनियर डेंसिटीज से मिलने वाली फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की वैल्यू को आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव हो तो हम इस इक्वेशन को इंडिपेंडेंट कर देते हैं लीनियर डेंसिटी से। और ये हम इंडिपेंडेंट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे स्पेसिफिक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी डिफाइन करते हैं विच इज़ द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द फाइबर ऑफ यूनिट लीनियर डेंसिटी। के अगर हम किसी फाइबर की लीनियर डेंसिटी को यूनिट डिफाइन कर लें तो हमारे पास जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आती है वो इस इक्वेशन में से सी स्क्वायर, चूँकि अब हमने यूनिट डिफाइन कर लिया तो अब ये सी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो बाकी जो हमारे पास इक्वेशन बचती है वो ये बचती है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्पेसिफिक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो लेकिन अब इसमें एक और, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन ये एज्यूम कर रही है कि इस इक्वेशन में यूज़ होने वाली मॉडुलस की जो वैल्यू है फाइबर की वो कांस्टेंट है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि फ़ाइबर की जो स्ट्रेन कर्व्स होती हैं और मोस्टली नॉन लीनियर, वो ज़्यादातर नॉन लीनियर होती हैं, लीनियर नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉडुलस है
जो कि हुक्स लॉ रीजन, जिसको हुक्स लॉ डिफ़ाइन करता है, और ये लीनियर रीजन में होता है। दैट मीन्स कि ये जो एनालिसिस है इट अप्लाइज ओनली टू स्मॉल स्ट्रेंस, नेमली द रिलेशन बिटवीन इनिशियल फ्रैक्चरल रिजिडिटी एंड द इनिशियल टेंसाइल मॉडुलस। कि दैट मीन्स कि अगर इसको लीनियर रीजन में रखना है तो ये इनिशियल जो स्ट्रेंस होती हैं जो बिल्कुल स्मॉल होती हैं उस रीजन के ऊपर अप्लाई होगा। और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यही हमारे लिए सिग्निफिकेंट होता है कि नॉर्मली अगर हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर उसको इतना ज़्यादा ना लिया जाए, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स कि अगर सवियर क्रीजिंग का फिनोमिना ना लिया जाए, नॉर्मल वियर ली जाए, तो उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत हाई होता है और फेयरली स्मॉल स्ट्रेंस आती हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें स्ट्रेंस स्मॉल ही होती हैं और उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल रेलेवेंस का जो रीजन है वो इनिशियल फ्रैक्चरल रिजिडिटी ऑफ द फाइबर है जो कि रेलेवेंट है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एनालिसिस है जिसमें कि एज्यूम किया गया है कि कांस्टेंट है मॉडुलस, वो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें सीवियर क्रीजिंग का केस नहीं आता। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है या स्टिफनेस की रेजिस्टेंस है, बेंडिंग स्टिफनेस है फाइबर की, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है फाइबर की, इसका मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये फैब्रिक या गारमेंट का जो हैंडल होता है उसके ऊपर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द फाइबर है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखती है। फाइबर कोर्सर है या फाइनर है, इसका इन्फ्लुएंस होता है कि स्टीफर, हार्शर एंड हार्डर द हैंडल बिकम्स, कि जितना फाइबर कोर्सर है यानी कि उसका डायमीटर ज़्यादा है उतना ही जो उसका फैब्रिक का हैंडल होगा वो हार्शर होगा, हार्डर होगा और उसकी फील जो है वो स्टीफर होगी। तो अगर समर शूटिंग को देखा जाए कि वो इलाके जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो उसको इसको डील करने के लिए एक अप्रोच ये होती है कि लाइट, पोरस और स्टिफ फैब्रिक बनाया जाए। तो लाइट की तो समझ आती है कि जो गर्मी जो समर कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर्स हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसको डील करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए बॉडी को लाइटर क्लोथिंग हो, पोरस हो ताकि जो एयर है उसका एक्सचेंज हो सके और कंफर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सके। लेकिन स्टिफ़र फैब्रिक क्यों चाहिए? ये इसलिए कि अगर स्टिफ़र फैब्रिक होगा तो ये स्किन के साथ फैब्रिक का जो है अननेसेसरी जो कांटेक्ट है वो अवॉइड करेगा। तो इस तरीके से जो स्वेटिंग वगैरह इस तरह के वेदर में होती है उस स्वेटिंग के साथ अगर फाइबर जो है वो मुसलसल स्किन के साथ इन कांटेक्ट हो तो उससे भी इरिटेशन होती है। तो ये भी एक इसकी फाइबर की जो स्टिफनेस है उसकी एप्लीकेशन का एक आस्पेक्ट है। फिर उसके बाद जो फाइबर की शेप है कि हम मुख्तलिफ़ तरह के क्रॉस सेक्शनल शेप्स के फ़ाइबर बनाते हैं तो वो भी फाइबर की हमने अभी देखा कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है फाइबर की शेप का वो बेसिकली वाया फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ही होता है। तो यानी कि फ़ाइबर की जो क्रॉस सेक्शनल शेप हम वेरी करते हैं वो वेरिएशन इन शेप जो है वो फाइबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या बेंडिंग स्टिफनेस को वेरी करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है और फिर उसके की बदले के नतीजे में फैब्रिक की या यान की प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो इस तरीके से फाइबर की जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है या बेंडिंग स्टिफनेस है वो इम्पोर्टेंस रखती है मुख्तलिफ टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो आज के लेसन में हमने जो फोर्सेस हैं उनका डायरेक्शनल इफ़ेक्ट्स स्टडी किया। इस लेसन में हमने ये डायरेक्शनल इफ़ेक्ट जो है वो फाइबर की बेंडिंग स्टिफनेस के हवाले से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेसन में हम ये जो डायरेक्शनल इफ़ेक्ट है फोर्सेस का वो हम टॉर्शनल रिजिडिटी के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू।